नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका हाथ जोड़कर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 1962 जो साइनो इंडिया वॉर हुआ था, इसको आप इंडिया चाइना वॉर के भी नाम से जानते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। साइनो क्या होता है, जैसे कि इंडिया में रहने वाले लोग को इंडियन बोलते हैं या भारत में रहने वाले लोग को भारतीय बोलते हैं। वैसे ही जो इंग्लैंड में रहते हैं उसको अंग्रेज बोलते हैं। वैसे जो पाकिस्तान में रहता है उसको आतंकवादी बोलते हैं। वैसे जो चाइना में रहता है उसको साइनो बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम साइनो इंडिया वॉर है। इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले 1962 का जो वॉर था ये हुआ क्यों था, भारत इसमें कैसे हार गया और भारत सरकार और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या-क्या गलतियाँ थी जिस वजह से भारत इस युद्ध में बुरी तरह से हार गया था। तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। भारत की सेना जो वीर गाथा है उस कैसे इतना कम फैसिलिटी होने के कारण फिर भी इतना हुमच के लड़ाई किया, इतना अच्छे से वो चाइना को आँख में आँख डाल के टक्कर दिया। इस सब के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से शिद्दत से सुनने का काम कीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 1962 वॉर के ऊपर डिटेल में बात करने से पहले थोड़ा सा पीछे आते हैं, बात करते हैं 1954 का। जब आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो चाइना के राष्ट्रपति थे चाउ एन लाई, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिनका नाम रहता है पंचशील एग्रीमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील एग्रीमेंट होता है या फिर पंचशील समझौता बोलते हैं। इसी समझौता के बाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नारा देते हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन इस जो समझौता का जो चाइना होता है बहुत ही बुरा तरह से फ़ायदा उठाता है, भारत के पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। आइए एक एक करके समझते हैं कि कैसे पंचशील समझौता का चाइना इसका बुरा तरह से फ़ायदा उठाता है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इस समझौता को लेके चाइना के पास पहुँचे तो वहाँ पे चाइना से जो बार्गेनिंग का काम था वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 20 साल का समझौता लेके पहुँचे थे कि ये समझौता जो 20 साल तक चलेगा। तो उसमें जब बार्गेनिंग हुआ, मोलाई हुआ तो वो घट के आ गया 6 साल पे। अब 6 साल का समझौता हुआ तो 1954 में समझौता स्टार्ट हुआ और 1960 में समझौता समाप्त हो गया। मतलब अप्रैल 1954 में स्टार्ट हुआ और 1960 में क्या हुआ, समझौता समाप्त हो गया। इस बात का चाइना ने बहुत अच्छा तरह से फ़ायदा उठाया। शुरुआत में तो कुछ नहीं किया, लेकिन 1959 में क्या किया, चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। ऑफिशियली रूप से चाइना ने क्या कर लिया, 1959 पे तिब्बत पे कब्जा कर लिया। अब भारत चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल सका इसके ऊपर, क्योंकि पूरा दुनिया चाह रहा था भारत कुछ बोले, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है तिब्बत और चाइना, जिसके ऊपर भारत को सबसे पहले बोलना चाहिए। भारत चाहते हुए इसके ऊपर कुछ नहीं बोल पाया। पूरा तरह से इसका विश्व मंच पे भारत को साथ देना पड़ा, क्योंकि पंचशील समझौता के तहत भारत इसमें बन चुका था। आइए समझते हैं पंचशील समझौता था क्या। इसमें 5 जो पॉइंट है, 5 जो सील है, क्या क्या सील है इसके ऊपर हम लोग आइए अच्छा से सुनने का काम करते हैं। पहला जो बात कहा गया कि दोनों देश एक दूसरे देश के आंतरिक जो मामले है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे भारत का जो कश्मीर मैटर इसके ऊपर चाइना कुछ नहीं बोलेगा, चाइना का जो ताइवान वाला मैटर इसके ऊपर भारत कुछ नहीं बोलेगा। तो ये जो बात हुआ इसको बोलते हैं आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। दूसरा बात क्या बोला, युद्ध नहीं करेंगे, कि एक दूसरे देश कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है दोनों के बीच में, चाइना और भारत के बीच में, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, दोनों देश बैठ के बात को सुलह करेंगे, ना कि युद्ध या एग्रेशन का दिखाएंगे। ठीक है। तीसरा जो बात बोला गया, अखंडता और संप्रभुता को मेंटेन करना है। चाइना का संप्रभुता अखंडता को भारत मेंटेन करेगा, भारत का अखंडता संप्रभुता को चाइना मेंटेन करेगा। तो ये भी बात तीसरा नंबर पे बोला गया, लेकिन ऐसा रियल में हुआ नहीं। इस बात का बहुत ज़्यादा फायदा चाइना उठाया था, आगे हम लोग बात करने वाले हैं। 4 नंबर पॉइंट क्या बोला गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं उसमें दोनों देश एक दूसरे का साथ देंगे। चाइना कहीं फंसेगा तो भारत साथ देगा, भारत कहीं फंसेगा तो चाइना साथ देगा। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच हो गया या फिर यूएनओ हो गया, इन सब जगह पे भारत और चाइना क्या करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। 5वां नंबर बोला गया सामान लाभ। चाइना भारत आके व्यापार कर सकता है, भारत चाइना जाके व्यापार कर सकता है। ट्रेड को बढ़ावा देना इसमें सोचा गया था। ये था 5 जो समझौता, इसको हम लोग पंचशील समझौता 1954 बोलते हैं। लेकिन ये समझौता जो था ये मात्र 6 साल के लिए था। तो इसी बात का चाइना ने बहुत फ़ायदा उठाया और 1959 में क्या किया, जो तिब्बत है उसको घोंट गया। ऑफिशियली 1959 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया और जो वहाँ के जो बौद्ध धर्म, तिब्बत में लोग ज़्यादातर बौद्ध धर्म मानते हैं और उसके जो गुरु होते हैं, धार्मिक गुरु, जिसको आप दलाई लामा बोलते हैं। दलाई लामा कोई आदमी नहीं जबकि एक पोस्ट है, जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य है या फिर जो खलीफा होता है, ठीक होता है ना, उसका जो पोप होता है सेंट फ्रांसिस पोप होता है ना वहाँ पे वेटिकन सिटी में, तो उस टाइप का दलाई लामा होता है। दलाई लामा को क्या किए, वो वहाँ से भागना पड़ा और भाग के वो धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश भारत में जगह है वहाँ पे उनको शरण लेना पड़ा। इस बात से चाइना बहुत ज़्यादा खफा हो गया और वहाँ के लोगों ने चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वहाँ के अगेंस्ट क्या कर दिया, विद्रोह करना चालू कर दिया कि कैसे आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ का लोग कैसे वहाँ भाग गया। ठीक, और ये विद्रोह इतना बढ़ते गया कि आगे चल के एक वॉर का रूप में तब्दील हो जाएगा। ये समझते हैं कैसे। जब चाइना ने 1959 में तिब्बत पे कब्जा कर लिया तो पूरा दुनिया उम्मीद लगाए बैठी थी भारत कुछ बोलेगा, लेकिन भारत क्या था, पंचशील समझौता के तहत बंधा हुआ था। इसमें जो पहला बात लिखा गया था कि भारत और चाइना एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
तो तिब्बत चाइना का आंतरिक मामला था, जिस वजह से भारत इसके हस्तक्षेप नहीं कर पाया। वहीं दूसरा बात क्या था कि अखंडता और संप्रभुता, तो चाइना का अखंडता और संप्रभुता का बात था कि तिब्बत को तोड़ने का बात भारत नहीं कर पाया। इसी वजह से भारत चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल सका इस मैटर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था। ठीक है, कोई भी देश दूसरा देश पे कैसे कब्जा करता है, इसको तो विरोध होना ही चाहिए, लेकिन भारत बंधा हुआ था, कुछ बोल नहीं सका। और इसी बात का फायदा उठा के 1962 में कि चाइना में विद्रोह, आपको पहले बोले बढ़ रहा था कि तिब्बत के दलाई लामा कैसे भाग गए, तिब्बत में पूरा तरह से चाइना का कब्जा होना चाहिए, दलाई लामा का चुनाव चाइना कराना चाहता था, लेकिन ऐसा रियल में हुआ नहीं, तो चाइना में विद्रोह बढ़ गया। इसी विद्रोह को दबाने के लिए चाइना ने क्या किया, भारत पे दिया हमला करके, पहला। दूसरा पॉइंट क्या था चाइना का हमला करने का, कि भारत आज नहीं तो कल तिब्बत के बारे में बोलता कि तिब्बत हम वापस कर दो, तिब्बत को आज़ाद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तिब्बत के बारे में बोलता। तो चाइना ये बात जानता था, इसीलिए चाइना ने क्या किया, भारत पे दिया हमला करके। और कोई एक सोचा कि जगह को कब्जा कर लेते हैं, जिसके बाद में जो बार्गेनिंग होगा इसके ऊपर होगा। जैसे आपको समझाते हैं उदाहरण के साथ कि किसी से आप 100 रुपया पाते हैं, ठीक, 100 रुपया पाते हैं, आपको पता है कि 100 रुपया पा रहे हैं। अब उस आदमी से आप 100 रुपया मांगने के उल्टा आपको बोल देगा, आप तुम मेरा 500 लौटाओ, तो आपका दिमाग कैसे चकराने वाला है, 500 कहाँ से लौटाए, तुम हम 100 रुपया पा रहे थे। अब बात किस पे होगा, वो 500 पे 100 रुपया भूल जाइएगा। तो यही चक्कर क्या करना चाहा चाइना, तो 1962 का वॉर भारत के ऊपर थोप दिया इन कारणों से। तो उस टाइम में समय क्या हुआ था, 1948 में भारत पहले पाकिस्तान से लड़ चुका था, वो कवालियों वाला कहानी आपको पता है कि कैसे कश्मीर के लिए लड़ाई हुआ था, तो वहाँ पे मार हो गया। उसके बाद भारत युद्ध लड़ने के लिए उतना तरह से तैयार नहीं था, जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भारत बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू नेपाल में थे, भारत को पता भी नहीं चाइना हमला करने वाला। चाइना एक तरफा युद्ध का घोषणा कर देता है 1962 में, 20 अक्टूबर 1962 को चाइना इस बात का घोषणा करता है, और दो फ्रंट पे मार स्टार्ट होता है। एक होता है अरुणाचल प्रदेश वाला फ्रंट, एक होता है लद्दाख वाला, जहाँ पर इसको आप रेजंगला बोलते थे उस टाइम। लद्दाख का रेजंगला जो जगह है, वहाँ पे मार शुरू हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन, 1 महीना 1 दिन तक पूरा भयंकर मार चलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी होता है, भारत को बहुत नुकसान पहुँचता है, भारत की सेना को बहुत नुकसान पहुँचता है, चाइनीज को भी पहुँचता है, लेकिन भारत को ज़्यादा पहुँचता है। इस युद्ध में भारत की हार होती है। 21 नवंबर 1962 को यह युद्ध विराम किया जाता है, चाइना द्वारा एक तरफा युद्ध विराम किया जाता है, क्योंकि विश्व का प्रेशर बन रहा था और अमेरिका यूके भारत के तरफ आ सकते थे, इस बात का आकांक्षा लगा के चाइना ने युद्ध को विराम कर दिया। इसका युद्ध विराम करने का मेन कारण क्या था कि चाइना को जो प्राइमरी जो उसका गोल था वो अचीव हो चुका था, कि कुछ जगह कब्जा करना। तो वही जो सीओके जो जगह उसको आप अक्साई चीन बोलते हैं, वो लद्दाख का वो जगह कब्जा कर लिया। प्लस क्या हुआ कि वहाँ पे एक लाइन जिसको आप मैकमोहन लाइन बोलते हैं या फिर LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, ये हो गया यहाँ से चाइनीज बॉर्डर, जबकि पहले ऐसा नहीं था। वो जो पूरा लद्दाख का पार्ट देखते हैं, इसको आप सीओके या अक्साई चीन बोलते हैं, वो पूरा भारत का पार्ट था। लेकिन 1962 के जो वॉर हुआ उसमें क्या हुआ, हम लोग गंवाना पड़ा, अक्साई चीन गंवाना पड़ा, जिसको आज हम लोग लाने का बात कर रहे हैं। पहले POK आएगा फिर COK आएगा, लेकिन इस बीच में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया था उसको चाइना ने छोड़ दिया, वहाँ से वो पीछे चले गया। तो जब बार्गेनिंग हुआ इस युद्ध के बाद, तो अरुणाचल प्रदेश चाइना ने छोड़ दिया, इन COK पे कब्जा कर रहा है। कारण आपको पता है, कभी न कभी भारत क्या बोलेगा कि जो तिब्बत है इसको आज़ाद कर दो। तो पहले बात होगा कि पहले तिब्बत तो हम भूल चुके हैं, क्योंकि पहले को COK चाहिए, अक्साई चीन, बोले अक्साई चीन छोड़ो, तिब्बत अब तक भूल चुका होगा। तो वही कहानी सेम टू सेम चाइना करना चाहता है। चाइना हमेशा आपको अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलते हुए दिखाई देगा, उसको अपना बताते हुए दिखाई देगा, 5 फिंगर का पॉलिसी बताते हुए दिखाई देगा। इसमें आपका सिक्किम, तिब्बत, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को वो 5 फिंगर बोलता है। एक हाथ पे 5 उंगलियाँ होती है ना, तो 5 उंगलियाँ बताने का मतलब चीन का है ये, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं। चीन को वो पाम मानता है, और बाकी जो 5 स्टेट का आपको नाम बोले वो 5 को वो मानता है कि ये 5 फिंगर है इस पाम का। जैसे कि 9 डैश लाइन दक्षिणी चीन सागर में बताता है, वही सेम कंडीशन इसके साथ है, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं। ये सारा भारत का पार्ट है। भूटान और तिब्बत अलग अलग 2 देश है, वो भारत का पार्ट नहीं है। बाकी तीनों जो है, लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये तीनों भारत का पार्ट है। भारत का अखंडता, भारत का सॉवरेनिटी को मेंटेन करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। दूसरा कारण ये था कि वर्ल्ड प्रेशर पड़ रहा था। वर्ल्ड प्रेशर पड़ने से क्या हुआ, युद्ध में विराम करना जरूरी था। वर्ल्ड प्रेशर लग रहा था चाइना को कि और बहुत सारे देश इसमें आ सकते हैं, वॉर बहुत बड़ा होगा। वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना आपको नुकसान होने वाला है। वॉर में कभी किसी का फायदा नहीं होता, ये बात आपको भी पता है, क्योंकि एक एक हथियार जो आते हैं बहुत महंगे आते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उस टाइम चाइना भी कोई बहुत बड़ा इकोनॉमी नहीं था, लेकिन भारत से बड़ा था। इसी वजह से वो क्या हुआ कि वॉर से उसको पीछे हटना पड़ा 21 नवंबर 1962 को। आइए समझते हैं भारतीय सेना की वीर गाथा। देखिए, आपने शैतान सिंह का नाम सुना होगा, बहुत बेहतरीन, मतलब इंडो चाइना वॉर में उनका रोल बहुत अहम था। उन्होंने बहुत भयंकर, बहुत ही बेहतरीन युद्ध कौशल का अपना परिचय दिखाया, और बहुत बेहतरीन तरह से चाइना को, चाइनीज जो सैनिक है जो सोए होते हैं जगह पते नहीं, उनको मारने का काम किया था। तो दौड़ा दौड़ा के मारने का काम किया था शैतान सिंह ने। वो चार्ली जो कंपनी था उसके वो हेड थे, और लीड करने का और चाइनीज को धोने का काम किया था।
तो इस तरह का सेनानी भारत में बहुत सारे हैं जिनका कथा आपका अपरंपार है, जब कभी खत्म हो नहीं सकता। एक से बढ़कर एक आपको देखने को मिलेगा, शैतान सिंह मिलेगा, उसके बाद आपको फील्ड मार्शल आपका जो मानिक शॉ थे वो देखने को मिलेंगे, साथ में आपको विक्रम बात्रा, ऐसे अनेकों जो सोल्जर आपको मिल जाएंगे जिसका कहानी आप पढ़ते रहिएगा, लेकिन खत्म होने वाला उनका वीर गाथा नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने इनको क्या किया, अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे उस टाइम, भारत बहुत गरीब था, नया नया आज़ाद हुआ था, एक बार पहले झेल चुका था, तो अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे, क्योंकि ठंडा के दिन आपको पता है अक्टूबर नवंबर में धीरे धीरे उस एरिया में ठंडा आने लगता है और बर्फ गिरना चालू हो जाता है। तो वहाँ पे मार करने के लिए जो स्पेशल जो कपड़ा होता है, क्लॉथ होता है, शूज होता है, हथियार होता है, वो नहीं था। ठीक इस वजह से भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। नहीं चाइना को तो क्या करते पता नहीं, युद्ध का परिणाम क्या होता है ये तो पता नहीं, बट मार जो होता है एक तरफा नहीं होता, बहुत बेहतरीन होता है। चाइना को भी पता चलता है कि किससे पाला पड़ा है। तो ये सब जो कारण हुआ, भारत की हार का मुंह देखना पड़ा। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रोल प्ले कर दिया। ये पहला गलती पंचशील समझौता, जब वो वहाँ पहुंचे तो उनको 20 साल का बात लेकर पहुंचना ही नहीं था पंचशील समझौता, हम बोलते 50 साल का पंचशील समझौता होगा। तो कितना ज़्यादा बार्गेनिंग होता, तो होते होते कहाँ 20 साल पे रुक जाता, 10 साल पे रुकता, तो ये वॉर नहीं झेलना पड़ता। लेकिन वो 20 साल का बात ही करने गए तो मोलाय करते हुए कहाँ पहुंच गया, 6 साल पे पहुंच गया। जैसे आप शादी लगाने जाते हैं तो शादी में जब दहेज का मांग होता है तो क्या बोलते हैं, पहले 6 लाख चाहिए, 6 लाख चाहिए आपको, 1 लाख देगा। तो शुरू में क्या बोला था, 20 लाख चाहिए, घटते 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 आपका 10 लाख 12 लाख में फिक्स हो ही जाता है। तो वही सेम सिस्टम यहाँ पे नहीं हो पाया, तो ये चीज़ भी फेल हो गई। इस वजह से हम लोग को नुकसान झेलना पड़ा। 1962 का वॉर हम लोग के ऊपर चाइना थोप दिया। दूसरा गलती क्या हो गया कि यदि 20 साल का समय मिल जाता हम लोग को, तो हम लोग के जो एटॉमिक रिसर्च के जो किंग बोला जाता है, जो शुरू में एटॉमिक बम बनाने का जो बात की, तो होमी जहांगीर भाभा, जिसके ऊपर आपका पता है कि एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है ट्राम्बे महाराष्ट्र में, तो इसको हम लोग बार्क बोलते हैं ना। तो वो जो थे होमी जहांगीर भाभा, उन्होंने बोला था कि वो 20 साल का समय दीजिए, 1974 तक हम क्या करेंगे, ये बना देंगे एटॉमिक बम। जब एटॉमिक बम हम लोग के पास बन जाता तो ये वॉर होता ही नहीं। सबसे बड़ा वॉर टलने का कारण क्या होता है, एटॉमिक बम। एटॉमिक बम दूसरे के ऊपर चलाने के लिए नहीं होता, सिर्फ दिखाने के लिए होता है मेरे पास है, इससे डरो और हमसे मार करने नहीं आओ, बस यही सिर्फ दिखाया जाता है और कुछ इससे खास नहीं होता। आज तक सुने कभी एटॉमिक बम यूज किया गया, बस एक ही बार, वही हिरोशिमा नागासाकी वाला, उसके बाद तो कभी हुआ ही नहीं है। क्यों, सिर्फ ये सेफ्टी के लिए होता है, डिफेंसिव एक हथियार है, ये ऑफेंसिव हथियार नहीं है। तो इस बात को चाइना को पता था कि 20 साल का जो समझौता हो जाता है तो भारत एटॉमिक बम बना लेगा, हम इसका कुछ नहीं कबाड़ पाएंगे। इसी वजह से क्या हुआ, चाइना तैयार था कि इसको कम से कम समझौता हो, जो पंचशील समझौता ये कम से कम दिन का हो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये ट्रिक को चाइना का समझ नहीं पाए और चाइना 1962 पे क्या कर दिया, वॉर भारत के ऊपर थोप दिया। दूसरा गलती देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत सरकार ने भारतीय सेना को एयरफोर्स यूज करने दिया ही नहीं। उस टाइम चाइनीज जो ये एयरफोर्स थी बहुत कमजोर थी, वो पहाड़ों पे उड़ने में उतना सक्षम नहीं थी। भारत का एयरफोर्स बहुत तगड़ा था उस टाइम पे भी। अब चाइना को मुंह की खाना पड़ता है यदि भारत एयरफोर्स मैदान में ले आता, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका आदेश नहीं दिया कि एयरफोर्स नहीं उड़ाना है, एयरफोर्स हमला नहीं करेगा। जिस बात का आदेश मिल जाता तो हो सकता था 1962 का जो वॉर का परिणाम था कुछ और होता। आज हो सकता था मैं भी भारत के पक्ष में होता, चाइना आज हारा हुआ रहता। चाइना उस टाइम वॉर हार जाता तो सीओके भी आज हमारा रहता। चाइना पे जो पावर वो अपना दिखाता, इकोनॉमी इतना उतना, तो वो दिखा नहीं पाता, जो डरा के रखता हम लोग को डरा के नहीं रख पाता। लेकिन आज जो समय है वो बदल चुका है, भारत बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है, भारत का जो स्थिति है वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छा हो चुका है। भारत एक चौथा इकोनॉमी बन चुका है, नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे जर्मनी और नंबर 4 पे आपका भारत है। तो भारत 4 नंबर पे, 3 नंबर पहुंचने में ज़्यादा समय लगने वाला नहीं। अगला टारगेट जो हम लोग का है वो चाइना ही होने वाला है। ये चाइना का जो बिजनेस है वो भारत में बहुत ज़्यादा तगड़ा हो चुका है, तो घर घर तक चाइनीज सामान पहुंच गया। छोटा से छोटा चीज़ जो हम लोग कांटी तक यूज करते हैं वो भी चाइनीज है, मेहंदी जो लगाना चाहते हैं वो भी क्या है, चाइनीज है। तो हर चीज़ चाइना का जो मोनोपोली है, मार्केट को कैप्चर करने का जो तरीका है वो बहुत बेहतरीन है। इस वजह से वो पूरा दुनिया में और भारत को अच्छे तरह से डोमिनेंस कर पाता है। उसके पास पैसा का कोई ज़्यादा कमी नहीं है, उसके पास स्किल लेबर है, लेबर बहुत सस्ता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा वो डेवलप कर चुका है। भारत उसके कंपेयर में बहुत पीछे, लेकिन हाँ धीरे 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 और अब तो बहुत तेज़ी से भारत डेवलप कर रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन चाइना से हम लोग सीओके छीन के वापस ले आएंगे, तिब्बत को भी आज़ाद कराएंगे और पाकिस्तान से पीओके भी वापस लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं कि 1962 का वॉर, पंचशील समझौता, सारा आपको कहानी समझ में आया होगा, कैसे चाइना ने भारत के ऊपर छुरा घोंपा, ये पूरा बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।